अभी आते हैं कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज पे। कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज आर ऑफ टू टाइप्स है, तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गया, दूसरा कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसीज में हो गया कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी और कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी। सो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसीज में आया C1 C2 C3 C4। C1 C2 C3 C4 क्लासिकल पाथवे और C3 हो गया कॉमन डेफिशिएंसी। सो ये किस डिजीज़ में होता है? SLE सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस में और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और पायोजेनिक इन्फेक्शन में। तो C1 C2 C3 C4 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गया। ये किस में होता है चारों? देखो C1 C2 C3 C4 में C3 तो कॉमन पाथवे है ना, और C1 C2 C4 हो गया क्लासिकल पाथवे पहला वाला। तो ये वाला टाइप का मतलब C1 C2 C3 C4 जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं उनका डेफिशिएंसी से जो होता है उसको क्या कहते हैं? SLE और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या फिर पायोजेनिक इन्फेक्शंस। फिर आते हैं प्रोपर्डिन और फैक्टर 9। ये किसमें होता है? अल्टरनेटिव में। प्रोपर्डिन और फैक्टर D और फैक्टर B भी था शायद एक और खैर। प्रोपर्डिन स्टेबलाइज कर रहा था और फैक्टर कैपिटल B जुड़ रहा था, फिर फैक्टर कैपिटल B से फिर कैपिटल BA निकल जा रहा था तो BB बच जा रहा था, तो फैक्टर कैपिटल BBD बन रहा था। BBD BBD नहीं BB अच्छा BBB हाँ। सो C3B बना, C3B में कैपिटल B आया, फिर कैपिटल B फिर BA और BB बनाया, तो C3B से BB जुड़ गया, तो C3BBB हो गया। तो C3BBB में C3B होता है, तो क्या क्या हो गया वहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हो गया B, फैक्टर D और प्रोपर्डिन लास्ट में आता है। फैक्टर D BBB के बाद आता है फैक्टर 3। सो C3BBB में जुड़ता है ना D, तो D जुड़ जाता है, तो D जुड़ता नहीं, सॉरी D बस B को कन्वर्ट करता है BA और BB में, तो D का काम जुड़ना नहीं है, प्रोपर्डिन का भी काम जुड़ना नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना, प्रोपर्डिन और D कभी जुड़ते नहीं है, BBB ही रहता है वो। तो C3B फिर B आया, और पहले तो C3B हुआ, फिर C3B से वो एंडोटॉक्सिन स्टेबलाइज हुआ, C3B हो गया, फिर उसके बाद C3B में फिर फैक्टर B आएगा, फिर फैक्टर B टूटेगा BA और BB में, तो फैक्टर BA में टूटेगा तो C3B में B चला जाएगा। पहले तो फैक्टर B जुड़ जाएगा, ठीक है, फैक्टर B, तो 3BB हो गया। अब फैक्टर 3BBB में फैक्टर D आएगा और फैक्टर D फैक्टर B को तोड़ेगा और B से फिर BABB बन जाएगा, और फिर फैक्टर D जो B को तोड़ेगा, जो कि 3BB में B है लास्ट वाला, उस B को फिर BABB कर रहा है, तो जो वो वाला B को फैक्टर D तोड़ रहा है, तो D जुड़ नहीं रहा है, बस फैक्टर B को फैक्टर D तोड़ रहा है। अब फैक्टर BABB हो गया, तो फैक्टर BA तो बाहर चल जाए और फैक्टर BB जो है वो बचा रह जाएगा, सो फैक्टर BBB हो जाएगा, वो हो गया C3 कन्वर्टेज। ओके, अब C3 कन्वर्टेज है तो C3 को कन्वर्ट करेगा, सो C3BBB से क्या बन जाएगा वो? C5 कन्वर्टेज। ओके, फिर C3 से बन जाए C3A और C3B। ओके, C5 कन्वर्टेज का मतलब C3 को C3A C3B कर रहा है, तो C3A C3B हो जाएगा, तो C3A निकल जाए, फिर C3B जुड़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? C3B सिर्फ और सिर्फ C3B हो जाएगा, तो C3BBB फिर 3B, C3BBB फिर 3B, ये हो गया। उधर C1 4B 2A 3B हो रहा था, C1 4A 4B 2A 3B, C3BBB फिर 4B नहीं फिर 3B, BBB फिर 3B। फैक्टर D और प्रोपर्डिन कहाँ कहाँ याद रखना, फैक्टर D सिर्फ B को BABB कर रहा है और प्रोपर्डिन स्टेबलाइज कर रहा था, तो प्रोपर्डिन और वो फैक्टर D का डेफिशिएंसी किस में हो गया? अल्टरनेटिव पाथवे में। ये वाला किस में होता है? कॉम्प्लीमेंट क्लासिकल पाथवे हो गया SLE, और अल्टरनेटिव पाथवे हो गया निसेरिया और पायोजेनिक इन्फेक्शंस। फिर आ गया मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स C5 से C9, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स C5 से C9। अच्छा, C5 से C9 चाहिए इसमें, ओ ये तो बहुत ईजी है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स C5 से C5, ये हो गया कॉमन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो कॉमन डेफिशिएंसी मतलब तीनों का मिक्सचर वाले में, ये हो गया डिसमिनेटेड निसेरिया। सो कॉमन वाले में हो गया निसेरिया, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ही छुट जा रहा है, फिर प्रोपर्डिन और फैक्टर D हो गया अल्टरनेटिव में, जिसका एग्जांपल है निसेरिया और
C1 C2 C3 C4 जो है उसमें C1 C2 और C4 ये था क्लासिकल में। क्लासिकल का एग्जांपल है SLE और पायोजेनिक इन्फेक्शन। और C3 कॉमन है, उसका भी SLE और वही सेम है, उसमें आ गया प्रोपर्डिन फैक्टर D हो गया अल्टरनेटिव, उसमें फिर आ गया नेसेसरिया। और फिर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में हो गया C5 कॉमन डेफिशिएंसी है तो उसमें भी नेसेसरिया हो गया। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी, इसमें हो गया C1 एस्टरेज इनिबिटर और DAF एंड CD59। C1 एस्टरेज इनिबिटर हो गया ओवर एक्टिव क्लासिकल पाथवे, हेरिडेटरी एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, हेरिडेटरी एंजियोन्यूरोटिक एडिमा। फिर क्या हो गया DAF एंड CD59। और डीरेगुलेटेड C3 कन्वर्टेज इंक्रीज RBC लाइसिस, इसमें हो गया PNH, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया। फिर क्या हुआ C1 एस्टरेज इनिबिटर हो गया ओवर एक्टिव क्लासिकल पाथवे, हेरिडिटरी एंजियोन्यूरोटिक एडिमा। डैफ हो गया डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर CD59। ये हो गया डीरेगुलेटेड C3 कन्वर्टर्स इंक्रीज RBC लाइसिस, ये हो गया पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया। C1 एस्टरेज इनिबिटर में होगा ओवर एक्टिव क्लासिकल पाथवे में हेरिडिटरी एंजियोन्यूरोटिक एडिमा। डैफ में हो गया डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर एंड CD59। C1 एस्टरेज इनिबिटर में हो गया C1 एस्टरेज ओवर एक्टिव क्लासिकल पाथवे, इसमें हो गया हेरिडिटरी एंजियोन्यूरोटिक एडिमा। फिर क्या हो गया डैफ एंड CD59 में डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर CD59 में डीरेगुलेटेड C3 कन्वर्टेज और इंक्रीज RBC लाइसिस। फिर क्या हो गया पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया।